जय हिंद दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आरआरबी जेईई 2026 में पूछे हुए लेटेस्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। एक क्लास इसका हो चुका है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग 19/2/2026 शिफ्ट 1 के सभी सवालों को करेंगे। कुछ सवाल यहाँ पर रह गए थे शिफ्ट 1 के, उन सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। बाकी पिछले क्लास में हमने 12-15 सवाल करवा दिए थे, उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो आज के क्लास का पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये रश्मि और वर्षा के पास मिलाकर 22,576 रुपये है। यदि रश्मि की राशि का 5/16 हिस्सा वर्षा की राशि के 3/7 हिस्से के बराबर है तो रश्मि के पास कितनी राशि होगी। दोस्तों, सवाल लगाना कठिन नहीं होता है। आप बेसिक से तो हर एक सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको बेसिक काम नहीं आता, आपको आते हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर ट्रिक्स का अप्लाई करके हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे आपका कम समय के अंदर ज़्यादा सवालों को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ पर रश्मि की जो राशि है ना, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। रश्मि की जो राशि है उसका 5/16 हिस्सा है ना, उसका 5/16 हिस्सा ये किसके बराबर है? वर्षा की राशि के 3/7। तो वर्षा की राशि का 3/7 हिस्सा है ना, 3/7 हिस्सा। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। देखिए, तो रश्मि को यहीं रहने दीजिए, वर्षा को पकड़ के यहाँ ले आइए, डिवाइड में आ गया। देखिए 16×3 48 हो जाएगा, है ना, 16×3 48 और 5×7 ये हो जाएगा 35। मतलब 48 और 35 का रेशियो आ गया किसका? रश्मि और वर्षा का। इसके बाद दोनों के पास मिलाकर टोटल कितना है? ये है। तो ये जो 22,000 देखते जाइएगा, 22,576 रुपये जो है ये टोटल राशि है। तो टोटल यूनिट में कितनी वैल्यू हो जाएगी दोनों को मिलाकर बताइए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 1 8, मतलब जोड़ेंगे तो 83 आ गया। ये 83 यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या? रश्मि के पास कितनी राशि है। तो रश्मि के पास बताइए कितनी यूनिट है? 48 यूनिट है। तो यहाँ पर आपका 48 हो जाएगा। अब बड़े गौर से जो चीज़ बताने जा रहे हैं इसको आपको सॉल्व नहीं करना है ना, सॉल्व यहाँ पर नहीं करना है। एक बात है कि चाहे आप यूनिट डिजिट लगा लें, चाहे डिविजिबिलिटी रूल लगा लें, है ना, कई तरीके से ये सवाल आपका बन जाएगा। देखिए, अगर हम लोग यूनिट डिजिट से लगाएं, क्योंकि यूनिट डिजिट आपके ऑप्शन का यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकते हैं। ऊपर के यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 8 48, यानी कि 8 ही होगा यूनिट डिजिट, है ना, ठीक है। नीचे के यूनिट डिजिट कितना है? तो यहाँ पर 3 है। अब हम 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें यूनिट डिजिट 8 मिले। तो 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 18 यानी कि 8 यूनिट डिजिट के रूप में मिल जाएगा, है ना। क्या और किसी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो किस यूनिट डिजिट से किया है? 6 से। और 6 यूनिट डिजिट वाला आपके ऑप्शन में कौन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। इससे आपका हो जाएगा। कैलकुलेट नहीं करना है आपको, काटने पीटने वाला सवाल यहाँ पे नहीं है। काटेंगे पीटेंगे तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत बढ़िया आरआरबी जेईई के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, है ना। उनमें से एक ये प्रश्न है, बहुत सिंपल भी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। एक द्विघात समीकरण है 3x² + 4x - 8, है ना। ध्यान से इसको पहले लिख लेते हैं। कितना दिया है हमारे पास? 3x²। जो चीज़ें बताने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। -8 = 0। कह रहा निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण, इन ऑप्शन में से किस द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए द्विघात समीकरण यानी इसके साथ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है ना। तो कॉमन रूट तभी आ सकते हैं दोस्तों, और वो भी दोनों के दोनों रूट्स यानी दोनों के दोनों x की वैल्यूज कॉमन तभी हो सकती हैं जब यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम टू सेम हो। दोनों इक्वेशन सेम टू सेम हो तभी हमारी वैल्यू कॉमन हो सकती है, दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं। अब देखिए कि इसी के जैसा इसी के बराबर कौन सा ऑप्शन है। तो पहला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर +8 है, यहाँ पे -8 है, हमें -8 चाहिए। ये वाला नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो यहाँ देखिए शुरू माइनस आ गया, है ना। अगर हम लोग चेंज भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा,
है ना, जबकि यहाँ प्लस है तो ये नहीं होगा, ठीक है। या फिर इसी को चेंज करेंगे, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, जबकि हमें यहाँ प्लस चाहिए बीच में, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को चेक करिए, तीसरे ऑप्शन में देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, फिर उल्टा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कैसे इसके बराबर है जरा समझिएगा, समझेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, है ना। अगर सब जगह हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1.5x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह। 1.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। देख लीजिए, यही वाला इक्वेशन ही हमारे दिए गए इक्वेशन के बराबर है, मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई? आगे चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 5 दिनों में कार्य की 2 यूनिट पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तो 15 व्यक्तियों को कार्य की 18 इकाइयाँ यानी 18 यूनिट्स पूरी करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है ना। बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अब इस टाइप के सवालों में हम लोग MDH फार्मूला लगाते हैं। MDH फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। M1 है ना, M1 D1 H1 M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 यानी कि वर्क इज इक्वल टू M2 दूसरे कंडीशन में D2 और H2 डिवाइड बाई यहाँ पर W2 यानी कि दूसरा वर्क, ठीक है। क्लियर हो गया? इसी फॉर्मूले में बस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। कैसे? M1 मतलब कितने आदमी, है ना, व्यक्ति मेन, तो 25 व्यक्ति, यहाँ पे हो गया 25 मल्टीप्लाई D1 कितने दिन, 5 दिन में, यहाँ पर 5 दिन, और H का मतलब और होता है यानी घंटा, कितने घंटे काम कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 10 घंटे, डिवाइड बाई यहाँ पे वर्क कितना काम, 2 यूनिट, है ना, तो डिवाइड बाई 2 यूनिट हो जाएगा इज इक्वल टू M2 कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति, तो यहाँ पर हो गया 15 इंटू D2 कितने दिन कितने दिनों की आवश्यकता होगी, यही तो हमें निकालना है, तो इस D को रहने दीजिए, इंटू यहाँ पर और आगे देखिएगा, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, H कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे, तो यहाँ पे हो गया 10, और डिनोमिनेटर में कितनी यूनिट काम हो रहा है, 18 यूनिट, तो W2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बस इसे काट पीट लीजिए, काटना पीटना तो आसान है। 10 से इधर का 10 इधर का 10 कट गया, है ना। 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 6 बार में नीचे कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 3 बार में नीचे कट जाएगा, तो यहाँ D रहेगा, D, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गए, यानी 25 3 75, तो 75 दिन यहाँ पर लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़िया प्रश्न था। आगे चलिए, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बढ़िया प्रश्न है। एक कारखाने में 12 कुशल श्रमिकों और 18 अकुशल श्रमिकों यानी कि अनस्किल्ड लेबर्स की औसत दैनिक मजदूरी 604 है, कुल मिलाकर, है ना, 604 है। यदि कुल श्रमिकों की औसत मजदूरी, कुशल श्रमिकों की, है ना, यानी स्किल्ड पर्सन की जो एवरेज है मजदूरी वो 754 रुपये है, तो अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी कितनी होगी। इसको तो चाहे एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, और सारे तरीके हैं, जिससे चाहे उससे लगा सकते हैं। चलिए एलिगेशन से लगाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि कुशल और अकुशल श्रमिक मिलाकर यहाँ पर है। देखिए स्किल्ड की कितनी है यहाँ पर, स्किल्ड की यहाँ पर 754 है ना, 754 है, ठीक, और अनस्किल्ड की हमें पूछा गया है, नहीं पता, है ना, एवरेज कितना होगा। लेकिन ओवरऑल सभी की जो औसत है वो कितनी है, 604 है, तो यहाँ पर बीच में आपका जो ओवरऑल होता है वो बीच में रहता है 604, ठीक है। नीचे क्या लिखना होता है, दोनों का रेशियो, स्किल्ड और अनस्किल्ड का, यानी क्वांटिटी का रेशियो। तो स्किल्ड कितने हैं, 12, है ना, अनस्किल्ड कितने हैं यहाँ पे, 18, है ना। तो स्किल्ड, ये स्किल्ड वाले हैं, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये स्किल्ड वाले हैं, ये अनस्किल्ड वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। तो अगर रेशियो लेंगे दोनों की क्वांटिटी का तो 2 और 3 आ जाएगा, है ना, 6 से काट देंगे तो नीचे लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक ना, यहाँ पर ये जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। कितना आ रहा है डिफरेंस यहाँ पे बताइए, तो दोनों को घटा लेंगे, 50 में से 4 गया, 54 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 50,
है ना, और 150 हो गया। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू 150 है, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 150 है। तो 3 की वैल्यू अगर 150 है तो कितना गुना हो रहा है, ये यहाँ पर 50 गुना हो रहा है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, ये भी 50 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका, थोड़ा नीचे लिखिए यहाँ पे, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ये 100 के बराबर आया होगा, है ना, ये 100 के बराबर आया होगा। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर बीच वाले से एक ज़्यादा है ना, बीच वाले से एक ठो वैल्यू ज़्यादा है तो दूसरी वैल्यू पक्का है कि इस बीच वाले से कम होगी। तो अगर 604 में हम कितना कम करेंगे, तो यहाँ पर 100 कम कर देंगे, 100 कम कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमें 100 लाना है, तो कम कर देंगे, यानी कि 604 में 100 कम करेंगे तो 504 मिल जाएगा हमें। बस यही 504 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एलिगेशन से बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल बन गया। बाकी और कोई तरीका लगाते तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाता, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब इस सवाल में आप लोग सोच रहे होंगे देखकर कि भाई इसमें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करने के बाद काटा पीटी करना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम खींच लेगा आपका। तो क्या करना है, पहले ऑप्शंस को देखिए, क्या ऑप्शंस आपके न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। क्या कोई भी ऑप्शन आपका एक्स पे डिपेंडेंट है, नहीं है, कहीं पर भी एक्स दिख रहा है क्या, नहीं, कोई वेरिएबल हमारे ऑप्शन में नहीं है। मतलब यहाँ पर इस पूरे में हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे, हमें हर बार वही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो x की कोई वैल्यू ऐसी चूज कर लीजिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यू नहीं लेना है जो डिनोमिनेटर में 0 दे दे, ऐसा, हाँ ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 दे दे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 4, 4 - 4 0 हो गया। इसलिए x की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 0 दिख रहा है ना, और 0 अगर आता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो नीचे 0 ना बनाए, है ना। तो x की वैल्यू 1 ले लीजिए, क्या दिक्कत है ना। x की वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या 1 से कोई परेशानी हो रही है, नहीं हो रही, कहीं पर भी नहीं हो रही है। देखिए इसमें 1 का स्क्वायर 1 तो 2 हो जाएगा, और ये 5, 5 2 7 -3 4 आएगा, नहीं होगा। 1 लेने पर कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस रख दीजिए 1 वैल्यू, है ना। चलिए इसमें रखते हैं, तो 3 1 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखें, 4 हो गया। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 माइनस के 1 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ 1 रखिए तो 2 × 1 2 हो गया, -1 तो 2 - 1 1 आ जाएगा। यहाँ 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 3 और 4 ये हो गया 7, मल्टीप्लाई। यहाँ रखिए 1 का पावर 4, 1 का पावर कितना भी करिए वही चीज़ आता है, 1 ही आता है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कितना आया, माइनस का 7 आ गया। डिनोमिनेटर यहाँ देखिए कितना होगा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 2, ये हो जाएगा 5, 5 2 7 -3 यानी कि 4 आ गया। बस अब हमें इसको काट पीट लेना है। देखिए -1 से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, कुल मिला जुलाकर हमारे पास 1 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बस इतना सा करना था, बाकी आपको कोई और दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। यही तो तरीके हैं, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने हैं दोस्तों, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा भयंकर दिख रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है, अच्छे से बन जाएगा। तो क्या आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिए गए हैं, तो किसी इक्वेशन को हम लोग किसी इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिए गए हैं, तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सॉल्व करने से भी अच्छा है कोई और तरीका लगाया जाए। तो आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक करेंगे, लेकिन वैल्यू यहाँ पर ऐसा अड़बड़ दिया हुआ है कि आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर किसी दो इक्वेशन से हम लोग एक किसी वेरिएबल को हटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर पहले 2 इक्वेशन को देखेंगे तो हम लोग किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे y को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y है ना, तो जोड़ने घटाने में आसानी होगी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जोड़ घटा लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को घटा लेंगे, है ना। अगर घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि चेंज हो जाता है साइन, यहाँ +x है तो -x हो जाएगा, यहाँ +3y है तो -3y हो जाएगा, यहाँ -2z है तो ये हो जाएगा +2z। अब घटाइए,
2x में से -x गया तो एक ही x बचेगा प्लस का, +3y -3y ये खत्म हो जाएगा, -5z और +2z ये आ जाएगा -3z, है ना, -3z इज इक्वल टू 4 -12, क्योंकि यहाँ भी माइनस होगा तो 4 -12 ये आ जाएगा -8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बड़े गौर से कुछ चीज़ें समझिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए अब ऑप्शन रख रख के चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। x और z की वैल्यू रख लीजिए, x और z की वैल्यू रखेंगे। अगर हम यहाँ पहले ऑप्शन को रखें, पहले ऑप्शन को चेक करें तो x की वैल्यू कितनी है, -43 और डिवाइड बाई 8, हमें -8 लाना है ना। या फिर इसको उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3z बन जाएगा पॉजिटिव का, और ये -x हो जाएगा, इज इक्वल टू हमें 8 लाना है। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है ये, है ना, माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह। चलिए पहले ऑप्शन में रखिए तो 3 इंटू, अब इसको देखिए z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 39/8, 3 गुना करिए, 39 का 3 गुना कितना होगा, 40 का 3 गुना 120, 4 3 12 120, तो 39 का 3 गुना 117, ठीक है, 3 कम हो जाएगा तो 117 डिवाइड बाई 8 हो गया। माइनस x की वैल्यू कितनी है -43/8, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 43/8, है ना, एक सेकेंड, 43 बाई यहाँ पर 8, कभी भी वैल्यू 8 के बराबर नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों में 8 है और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर हमें 8 चाहिए तो ऊपर यहाँ पर 64 आना चाहिए। बस क्या 64 ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन रखने पे हमारा नहीं सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कि फिर से वही चीज़ है ना, फिर से वही चीज़ है, तो रखिए इसमें 3 इंटू जेड, है ना, तो 3 इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 39/8, तो फिर से वही 3 गुना करेंगे जेड का तो 117 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। माइनस एक्स की वैल्यू 43/8 है, 43 यहाँ पर 8 है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, इसको देखेंगे अगर 64 आ रहा है 4 और ये 7 74 आ जाएगा, ये 74 आ जाएगा भाई, देखे ना 11 में से 4 गया तो 7 आएगा, तो 74 आ गया, 74 डिवाइड बाई 8, ये कभी भी 8 के बराबर नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, इसका 3 गुना ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कभी भी ये माइनस में नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो करके देख सकते हैं, है ना। देखिए 43/8, 3 गुना करिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रखेंगे ना वैल्यू, तो बताइए 43 का 3 गुना कितना होगा, 43 का अगर 3 गुना किया जाए तो 3 3 9 4 3 12 129 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 8, ये 3z हो गया, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 65 डिवाइड बाई यहाँ पर 8, है ना। तो क्या ऊपर देख लीजिए 64 आ रहा है, क्योंकि हमें 8 लाना है, 64 आ रहा है, ऊपर 64 आ रहा है, नीचे यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। मतलब एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये वाला तो सिंपल सा प्रश्न है, अलजेब्रा का है, बन जाएगा। x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 512, 512 का क्यूब रूट, 512 का क्यूब रूट सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए 8 हो जाता है, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है, सीधे सीधे यहाँ पर 8 है ना। फिर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 64 का 6th रूट चाहिए, 64 का 6th रूट चाहिए, और 64 जो होता है 2 की पावर 6 होता है ना, 2 की पावर 6 होता है, मतलब 64 का जो 6th रूट है वो 2 आ जाएगा। अच्छा इसको समझिए थोड़ा कैसे, है ना। 6th रूट का मतलब क्या हुआ कि 64 की पावर 1/6, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, 6th रूट को। थर्ड रूट को क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं, है ना। 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6, और यहाँ पर 1/6 है, तो ऊपर नीचे ये दो, अच्छा ब्रैकेट लगा हो अगर दोनों पावर के बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 में से 1/6 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया, तो ये 2 के बराबर है। जेड की वैल्यू सॉल्व करिए, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आएगी बताइए तो। 6 का क्यूब कितना होता है 216, है ना, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, और ये कितना होगा 200, ये देखिए ना, ये 10 का स्क्वायर 100 इंटू 200 हो गया, तो 216 माइनस 200 सीधे सीधे आ गया 16। अब इसमें रख लीजिए कितना होगा 10, फिर इसके बाद x का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, प्लस y का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, प्लस z का मतलब 16, और इंटू यहाँ पर सॉरी प्लस यहाँ पर कितना है 12 है ना। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, और इसका भी हमें थर्ड रूट चाहिए, मतलब क्यूब रूट चाहिए। चलिए बताइए, जोड़िए जल्दी जल्दी, 12 और 8 हो गया 20, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 12 8 20 हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, है ना,
तो 70 80 हो गया, तो 80 और यहाँ पे आपका 20 100 हो गया, 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 10 कितना होगा 1000 होगा, और 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो सीधे सीधे 10 आ जाएगा। बस आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट पर। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। एक क्लास हमने इसका सेपरेट लिया था दोस्तों, उस क्लास में हमने एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताया था। उस ट्रिक से इस टाइप के सवाल चुटकियों में लगा लेंगे आप लोग, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अजय स्थिर जल में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, यानी नाव की अकेले की स्पीड, स्थिर जल का मतलब शांत जल में नाव की चाल जो बोट की स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर है। उसे धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में यानी डाउन स्ट्रीम में तुलना में 2 गुना समय लगता है। भाई अपस्ट्रीम में ज़्यादा समय लगता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में जाना। जैसे अगर यहाँ पर नदी हमारी इधर बह रही है, अगर आप इसके उल्टे दिशा में जाएंगे तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इधर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इधर कम समय लगेगा, क्योंकि धारा आपके नाव को साथ में लेके चलेगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, है ना? तो अब बताइए, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, है ना? इसी से आपका सवाल बनने वाला है। बोट है, बोट की अपनी स्पीड खुद की शांत जल में। इसके बाद स्ट्रीम है यानी धारा है, उसकी स्पीड। इसके बाद यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के अनुकूल, और अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, है ना? अब पहली बात तो हमें इस स्पीड को नहीं देखना, हमें टाइम का देखिए। टाइम का क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया है, टाइम की बात करते हैं, है ना? टाइम का हमें इसका नहीं पता है, इन दोनों का जरूर पता है। कैसे? कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल यानी कि जो अप स्ट्रीम टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, 2 गुना लग रहा है। किससे? अनुकूल में यानी कि डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम से 2 गुना समय लग रहा है अप स्ट्रीम में। तो अगर डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट मानेंगे तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा? 2 यूनिट, इसका डबल लगेगा, है ना? समान दूरी को तय करने के लिए। अब जब समान दूरी बोल दिया गया है मतलब कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो उलट जाता है। बताइए, यहाँ से अगर हम लोग स्पीड का रेशियो लिखें तो अगर डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट है, अप स्ट्रीम में 2 यूनिट है टाइम, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उलट हो जाएगा, मतलब कि 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा। बस ये निकल गया ना स्पीड, अब आपको निकल गया ना। हमें यहाँ पर सीधे सीधे अब क्या करना है, बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगर दोस्तों डी और यू दिया गया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करिए तो बोट की स्पीड निकल जाएगी, है ना? डी और यू को जोड़ के आधा कर लीजिए तो इसकी स्पीड निकल जाएगी। 2 + 1 3 होता है, 3 का आधा कितना होगा यहाँ पे? या फिर एक काम और कर सकते हैं, 3 का आधा वैसे 1.5 होता है ना? तो इसको एक काम करिए, आप यहाँ पे 1.5 ना बना के इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना? इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 4, है ना? और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। मतलब हम 2 1 कहें चाहे 4 2 कहें, एक ही मतलब है ना? हम कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करना चाहते हैं। तो बोट का स्पीड कितना होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा, तो 4 और 2 6 को जोड़ के आधा करेंगे तो 3 आएगा। फिर इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को घटा के यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा? 4 - 2 2 आएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चारों का रेशियो मिल चुका है, लेकिन अब ये वाला रेशियो है ना, इनका रेशियो ये वाला काउंट करिएगा, ये वाला मत काउंट करिएगा, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये वाला। अच्छा, अब एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपको बोट और स्ट्रीम का पता हो तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम का रेशियो निकल जाएगा। जैसे देखिए 3 और 1 कितना? 4 निकल गया कि नहीं? फिर इन दोनों को घटाएंगे तो हमें अप स्ट्रीम का स्पीड निकल जाएगा, 3 - 1 2 आ गया, है ना? इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हमें क्या दिया है? स्थिर जल में 4.5 है, बोट की स्पीड 4.5 है, 4.5 है, 3 की वैल्यू 4.5 है। हमें क्या निकालना है? धारा की चाल निकालनी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। क्या होगा ये बताइए? 3 की वैल्यू अगर 45 है मान लीजिए, तो 1 की वैल्यू 15 होगी, 15 का मतलब 1.5, बस निकल गया हमारे पास, है ना? यही काम आपको करना था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कितना आसान है ये तरीका, है ना? टाइम का रेशियो पता चल गया। टाइम का रेशियो का जस्ट उल्टा स्पीड का रेशियो होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, क्योंकि समान दूरी बोला है तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट ही है, ठीक है? ऊपर जाने में
या धारा के साथ जाने में, दोनों में डिस्टेंस बराबर कवर करनी पड़ रही है। क्लियर हो गया अच्छे से। आगे चलिए नेक्स्ट पर। प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल भी होता है ये। 45 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी कि 45 SP विक्रय मूल्य बोला है ना, तो 45 SP ये किसके बराबर है? 18 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 18 CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। लाभ या हानि बताना है, कितने का होगा? CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए पहले इसको काट लेंगे हम लोग 9 से काटेंगे 5 बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में, है ना। CP को यहीं रहने दीजिए, CP को यहीं रहने दीजिए। SP आपका नीचे आ जाएगा और इधर इक्वल टू कितना है? 5 यहीं था, है ना, और 2 नीचे आ जाएगा, है ना। इस तरीके से मतलब CP 5 यूनिट, SP 2 यूनिट, है ना। कॉस्ट 5, खरीदा 5 में, बेचा 2 में, लॉस हो गया, है ना भाई। कम ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस कितने यूनिट का लॉस हो रहा है? 5 का खरीदा 2 में बेचा, यानी कि 3 का लॉस हो गया। किस पर? CP पर। CP कितना है? 5 है। 3/5, ये 3/5 60% के बराबर होता है, वो भी लॉस होगा, है ना, लॉस। तो लॉस 60%, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा प्रश्न था। आगे चलिए नेक्स्ट पे। बढ़िया सवाल है ये भी, टाइम एंड वर्क का है। X व्यक्तियों के एक समूह को 32 दिनों में एक काम पूरा करने का अनुबंध दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठीक है। बीमारी के कारण 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 40 दिनों में काम पूरा किया। X का मान कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर चलिए बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर काम उतना ही है, काम फिक्स है, काम फिक्स है यहाँ पर, है ना, काम फिक्स है। तो ये बताइए कि ये X व्यक्ति 42 दिन तक काम करेंगे तब हमारा काम पूरा हो पाएगा, है ना। तो X × 32 ये हो गया टोटल काम, है ना। X लोग 32 दिनों तक काम करेंगे तो X × 32 ये टोटल काम आ गया। यही इतना ही काम अब 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए। टोटल व्यक्ति थे कितने? X थे, उसमें से 8 व्यक्ति नहीं आए, मतलब अब काम कितने करेंगे? सिर्फ इतने काम करेंगे। और ये काम करते हुए उनको 40 दिन लग जाता है। 40 दिन में काम पूरा करते हैं भाई। लोग कम हो गए तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना, वर्कर कम हो गए तो समय ज़्यादा लगेगा। समय अब कितना लग रहा है? 40 दिन लग रहा है। बस दोनों काम हमने बराबर कर दिया। यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी, कितनी होगी बताइए? 8 से काटेंगे, 8 × 5 = 40, 8 चौके ये हो जाएगा 32। मतलब यहाँ पर आ गया 4x और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x माइनस यहाँ पर 40, ठीक है, 8 × 5 = 40। तो x की वैल्यू सीधे यहाँ पे 40 के बराबर आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट पर देखिएगा, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर CI और SI का प्रश्न है, कंबाइंड है। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 371 रुपये दिया है। 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस दिया है वो 371 दिया गया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, है ना। अगर आपका मूलधन P है, मतलब प्रिंसिपल P है, और रेट आपका R है, रेट आपका अगर R है तो इसको डायरेक्टली करने का तरीका बता रहे हैं कि 2 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस होता है, CI और SI का डिफरेंस, है ना, ज़्यादा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है ये होता है दोस्तों P × R² और डिवाइड बाई 10,000, ठीक है, PR² डिवाइड बाई 10,000 ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा। ये सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल के CI SI का डिफरेंस का फार्मूला ये होता है। इस इसी में रख दीजिए। और ये गिवन किसके बराबर है? हमें गिवन है यहाँ पर 371 के बराबर, है ना, 371। अब सीधे हम लोग यहाँ पे P की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P की वैल्यू बताइए, 371 मल्टीप्लाई 1000, ये उधर चला जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई 11%, है ना, 11%। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, है ना, डिवाइड बाई आपका R² आएगा। R² का मतलब 11 का स्क्वायर, तो 11 इसका स्क्वायर मतलब 11 × 11 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब काट कूट के हमें आंसर निकालना है, क्योंकि निकटतम वैल्यू तक हमें आंसर निकालना है। ये तो बहुत करीब दिया है भाई, मतलब पूरा हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेट किए हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमें यहाँ पे लगभग मान बताना है, इसलिए हम लोग इसमें कोई यूनिट डिजिट या फिर कोई डिजिटल सम कोई भी तरीका नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं लग पाएगा। अब देखिए ऊपर 11 से कोई कट भी नहीं रहा है ताकि हम काट पाएँ,
तो नीचे यहाँ पर सीधे सीधे 121 कर लीजिए, ये आपका कितना हो गया 121 हो गया है ना। चलिए अब काट लीजिए। तो ऊपर कितना है हमारे पास, ऊपर है यहाँ पर 371 और 1 2 3 4 4 जीरो और नीचे है 121 है ना। जेई में इसी टाइप के सवाल थोड़े कैलकुलेटिव देखने को मिलते हैं, इसलिए कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा कर लेंगे, नंबर पाना है। देखिए कितना गुना हो जाएगा, 21 3 63 मतलब 3 गुना तो जाएगा है ना, 3 गुना जाएगा, 21 3 63 363 मतलब कि 121 का 3 गुना करेंगे 363 आ जाएगा, 7 1 8 8 आ गया। फिर इसके बाद जीरो आएगा तो 80 हो जाएगा, मतलब भाग नहीं जाएगा, तो फिर 80 फिर एक जीरो आएगा तो 800 हो जाएगा। तो ये 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर था 800 800, उसमें इसका 6 गुना करिए कितना होगा, 6 कम 6 12 छंग 72 मतलब इतना, घटाइए 100 26 26 घटाएंगे कितना होगा बताइए, 26 अगर घटाएंगे तो 74 है ना, तो ये आ जाएगा 74। 74 पर एक जीरो निकल जाएगा तो 740 हो गया। तो 121 कितनी बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा है ना, 6 बार जाएगा तो फिर 726 हो गया। यहाँ पे घटा लीजिए कितना होगा यहाँ पे, ये आपका 14, ठीक है 14 हो गया। अब 14 पे एक जीरो और आएगा तो मतलब एक बार और जाएगा यहाँ पर है ना, 121 एकम 21, तो लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30,661। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर हो गया, क्योंकि 306 ये सब में था, बाकी 2 डिजिट यहाँ पे चेंज हो रहे थे और हमें उसको सबको करना पड़ता है। यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते थे दोस्तों यहाँ पर है ना, यूनिट डिजिट बिल्कुल नहीं लगा सकते थे क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना उचित नहीं होगा, गलत आंसर आ जाएगा है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर। मेंसुरेशन का बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और उसकी संगत ऊंचाई, बेस और हाइट दी गई है, बेस और हाइट दी गई है, उसका एरिया चाहिए। तो एरिया भाई बेस इंटू हाइट होता है ना। अगर एक पैरेललोग्राम है उसके एरिया की अगर बात करें हम लोग, तो एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा है ना। तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बस इसी में रखना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। बेस है 93 और इंटू यहाँ पे 29। हम लोग इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है। यूनिट डिजिट लगाइए, 3 9 27 यानी कि 7 आएगा इकाई अंक, किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, सिर्फ देख के लगाया जा सकता था। यूनिट डिजिट से 3 इंटू 9 27 मतलब 7, 7 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए नेक्स्ट। आगे देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये निर्धारित कर देता है और उस पर 50% के डिस्काउंट दे देता है। छूट के बाद मूल्य पर 64% वैट लगा देता है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। लगाने के बाद वह उसे 287 रुपये में बेच देता है। x का मान कितना होगा, एक सिंपल लाइन में लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे, देखते जाइए। x रुपये उसका MRP था, है ना, x रुपये MRP निर्धारित करता है। अगर वो 50% की डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि डिस्काउंट MRP पर दिया जाता है, ठीक है, सॉरी मार्क्ड प्राइस पर MP पर दिया जाता है। तो अगर वो 50% की डिस्काउंट दे देगा तो कितने में बेचेगा, 50% में। भाई 100 माइनस 50 करेंगे तो 50% में बेचेगा, यानी कि इसको वो 50% पर बेच रहा है। और 50% का मतलब 1/2 होता है ना। फ्रैक्शन में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि एक बार फिर परसेंटेज में लिखेंगे फिर उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर इसके बाद छूट के बाद, डिस्काउंट के बाद इतना हो गया प्राइस उसका, इसके बाद उस पर टैक्स लगा देता है 64% का। टैक्स लगाने का मतलब है जो भी वैल्यू है उसमें 64% प्लस कर देता है। और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर 64% वो टैक्स लगाता है तो 100 + 64 यानी कि समान कितने का हो जाएगा, 164% का हो जाएगा। समझ में आई बात, 164% का हो जाएगा, परसेंट यानी डिवाइड में 100, समान हो गया इतने का। और ये समान जा कितने में रहा है, 287, तो यही आपका 287 हो जाएगा। काटा पीटा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, है ना, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको देखते हैं, ये 2 8 16 और 2 दूना 4, 82 हो गया। इसको काट लीजिए, है ना, 82 से कटेगा क्या, 82 से ये आपका कट जाएगा क्योंकि ये 0 0 भी है ना। या फिर एक काम करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये 41 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 50 हो जाएगा। या फिर वैसे काटने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पर, है ना। तो एक काम करते हैं, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक काम करिए, ऐसे करिए कि भाई x की वैल्यू कितनी होगी, ds लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 287 मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 डिवाइड बाई यहाँ पर 82 आ जाएगा नीचे,
डिजिटल सम लगाइए, है ना, बाकी तो और किसी से काम नहीं बन रहा है। यूनिट डिजिट लगाएंगे, सब में 0 है। इसका DS 5 2 7, इसका DS 5 3 8, इसका DS 3, इसका DS 2, डिजिटल सम मतलब अंकों का योग। आपके ऑप्शन में देख लीजिए नीचे 8 2 10 का मतलब 1, क्योंकि 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 आएगा। ठीक, नीचे 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हमारा 1 बनना चाहिए, है ना। अब ऊपर का देख लीजिए 7 और 2 9, 9 जहाँ पे हो जाता है उसको ख़त्म कर देते हैं। ये 1 है ही, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बचा हमारा 8, तो ऊपर का DS 8 आ गया और नीचे का 1 है, ये है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल हमारे इसका DS 8 आया, 8 आपके बी ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। मैच कर लीजिए ना, किस में मैच हो रहा है, बस ख़त्म कहानी, है ना। बाकी और नहीं करना था कुछ भी। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये भी एक सिंपल सा लेकिन बढ़िया प्रश्न है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर x रेशियो y आपको दे रखा है, x बटे वाई कितना दे रखा है, x डिवाइड बाई वाई आपको दे रखा है 18 बटे 2। इसको थोड़ा और करेंगे तो 9 बटे 1 आ जाएगा, है ना, काटेंगे तो 9 बटे 1 आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ बताने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर आपको ऊपर में और नीचे में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स यानी कि डिग्री अगर सेम है, अगर इक्वल है डिग्री, ऊपर में भी 2-2 डिग्री है, नीचे में भी 2-2 डिग्री है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो रेशियो दिया है इसकी वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, ये रखा जा सकता है। और तभी रखना है जब डिग्री सेम होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। अगर अलग अलग डिग्री है तो फिर नहीं रख सकते आप, है ना। चलिए, तो x की वैल्यू 9 रखनी है। यहाँ 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 82 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ 81 माइनस यहाँ पर 1, बस ख़त्म कहानी। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 82 बटे यहाँ पर 80, 2 से काट लेंगे तो 41 दूना 82 और 40 दूना 80, 41 बटे 40 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बस यही था यहाँ पर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और ये क्लास कैसा लगा दोस्तों, हमने जो शिफ्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को कर लिया 2 क्लास के अंदर। एक क्लास पहले ही हो चुका है, एक क्लास ये वाला। पिछले क्लास में हमने 12 सवाल किए थे, इसमें 14 सवाल किए हैं, तो 12 और 14 हो गए 26। जो बहुत सिंपल सवाल थे उनको हमने छोड़ दिया है 3-4 ठो, है ना, जो बहुत सिंपल थे, उनका कॉन्सेप्ट आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, ये क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।